जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अभी आप लोगों का हिंदी का पेपर नहीं हुआ है। हिंदी और संस्कृत दो सब्जेक्ट का भी पेपर होना बाकी है। बाकी सारे सब्जेक्ट का तो मैया पार लग गया और संस्कृत और हिंदी का एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो माँ सरस्वती जी का कृपा है, संस्कृत और हिंदी में भी मैया पार लग जाएगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लो और अच्छे से याद कर लो। देखो, नज़रअंदाज मत करना। 7 से 8 मिनट का वीडियो है, अच्छे से पूरा लास्ट तक देखो और अच्छे से याद करो। पूरा क्वेश्चन एकदम हूबहू आपको मिल जाएगा पेपर में। ठीक है। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब कोई सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो आपको मैं बहुत ही जल्द दूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। पहला नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? यह क्वेश्चन आपके किताब के बीचों बीच से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से गौर से याद कर लेना। जाति प्रथा होगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा। अगर यहाँ पर क्यों लगा देता तो ये सब्जेक्टिव बन जाता और सब्जेक्टिव में आपको जवाब देना होता। ठीक है, और पूछेगा भी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत से हम क्या सीखें? यह क्या है? देखो जी, भारत से हम क्या सीखें एक प्रकार का लेक्चर यानी कि भाषण है जो मैक्स मुलर द्वारा लिखित है। मैक्स मुलर द्वारा लिखित पाठ भारत से हम क्या सीखें एक प्रकार का भाषण है। और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगर पूछे तो बता देना, मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किससे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907, 1906 नहीं, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। तो उसी पाठ के यह क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर टिक लगाना ऑप्शन नंबर ए को, प्रेम को। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ प्रेम को माना है। प्रेम। ठीक है, प्रेम को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बहादुर का बाप मारा गया था। देखो जी, बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। युद्ध में बहादुर का बाप मारा गया था, याद रखना। आपका 4 का आंसर होगा ए नंबर, युद्ध में बहादुर का बाप मारा गया था। जस्ट अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की विलनाव क्या है? देखो जी, विलनाव एक छोटा सा गाँव है। विलनाव क्या है? विलनाव एक छोटा सा गाँव है, याद रखना। विलनाव एक छोटा सा गाँव है। सभी लोग अच्छे से इसको याद कर लो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, रसखान किस विषय में स्थित थे? रसखान जी जो थे ना वो सबैया छंद में स्थित थे। सबैया छंद दिया, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, सबैया छंद में मतलब कि क्या थे? स्थित थे। अगला क्वेश्चन से 7 मोह अनसुहिनी ले बरसो कौन कहते हैं? ये आपके कविता का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना सी नंबर होगा। ठीक है, घनानंद कहते हैं मोह अनसुहिनी ले बरसे, यह कथन किसका है? तो घनानंद जी का है। इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है? एक बात हमेशा याद रखना, राजा महाराजा के कहने से महलों की नींव नहीं उखड़ती है। जब जनता एक बार अपनी पर आ जाए तो पूरी दुनिया को हिला देंगे। इसलिए क्वेश्चन कहा है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है? तो जनता के हुंकारों से महलों की नींव मतलब कि उखड़ जाती है, उड़ जाती है। ठीक है, तो जनता आप लोग टिक लगाना। ये नहीं कि राजा महाराजा विदेशी शासक पर टिक लगा देना, नहीं। सबसे आज के हीरो कौन है? तो किसान मजदूर है, जनता है। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर प्रश्न कहा था कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ पर दिखता है? घर के अंदर, घर के दरवाजे पर, चौक पर या फिर आंगन में? ये तो क्वेश्चन कितना इजी है, आप लोग बता सकते हो, बहुत इजी है। जो कवि को बूढ़ा चौकीदार दिखता है वो घर के दरवाजे पर नहीं दिखता है। घर के दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता है, जैसे कि कोई नौकर पहरेदारी कर रहा है घर का, वैसे ही दोस्तों बूढ़ा वृक्ष भी उसके घर के सामने हमेशा सर्दी गर्मी में ऐसे ही खड़ा रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो कवि मतलब कि बंगाल की प्रति लौटने की बात करते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि बंगाल के प्रति लौटने की बात करते हैं। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? देखो जी, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन सभ्य समाज की बहुत ही आवश्यकता है। 11 का आंसर बी नंबर होगा।
अगला क्वेश्चन से वो भी ये भी उसी को चैप्टर का है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो गौर से देखो 12 का आंसर कब का हो, डी नंबर वाला होगा, ये सभी होगा। द कास्ट इन इंडिया हु आर शूद्रास यू आर द, ये सब क्या है आपके भीमराव अम्बेडकर जी की ही रचना है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन से गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो मदन का पिताजी थे, ठीक है, वो सेन साहब की यहाँ फैक्ट्री में काम करता था। सॉरी एक मिनट, सेन साहब नहीं, ये आंसर नहीं होगा, एक मिनट, इसका आंसर सेन साहब की फैक्ट्री में, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। 13 का आंसर होगा, देखो डी नंबर में दिया, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था, ठीक है, आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। हम देखो अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि सेन साहब किसके व्यंग से हैंडकर रह गए? किसके? तो पत्रकार महोदय, दिया है कहीं पत्रकार महोदय, देखो दिया होगा, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया, यही आपका होगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से हैंडकर रह गए। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, शहरों में, गांधी में नहीं, दिल्ली बसता है तो हमारे मन में बसता है, लोगों के मन में दिल्ली बसता है, नहीं, भारत कहाँ बसता है? तो लोगों के मन में, दिल्ली नहीं, भारत बसता है कहाँ? तो हमारे मन में। यानी कि अगर कोई कहेगा कि आप कहाँ से हैं, तो आप बोलेंगे मैं तो पहले एक भारतीय हूँ, ठीक है, तभी तो आप बोलते हो कि भारत माता की जय, आप भारत की रक्षा करते हो, अपने देशभक्ति हो ना, देशभक्ति हो तभी तो आपका सपना इंडियन आर्मी में जाऊं, ये सब सपना है ना, तो सब किसका सपना है? आप ही लोगों का ना सपना है, तो सपना दिल का है, ठीक है, तो याद रखना, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोगों के मन में, ठीक है। जितने भी लोगों का मतलब कि कहना है और जितने भी लोगों का सपना है कि मैं देश की रक्षा करूं, इंडियन आर्मी में जाऊं, मैं उसको अभी मतलब कि माँ सरस्वती जैसा मैं उनका लिए कुछ मांग देता हूं कि आप लोगों का सपना ज़रूर पूरा होगा, ठीक है, और अच्छे से थोड़ा मेहनत करना, ज़रूर आपका मेहनत का फल मिलेगा, इंडियन आर्मी में ज़रूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, जो भी जिसका भी सपना है ज़रूर होगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत क्या है? देखो महाभारत एक प्रकार का कहानी उपन्यास नहीं है, बल्कि महाभारत पुराण, आपको पता है ना महाभारत क्या है? पुराण है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, मीर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा सी नंबर, संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बहादुर कौन था जी? बहादुर कौन था? अरे को पता नहीं है, बहादुर तो एक नौकर था ना, जो नेपाल से आया था। बहादुर कौन था? तो एक नौकर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, और ऑप्शन में दिया दूधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध। तो इसका करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नाम याद रखना, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। निराला की साहित्य साधना किस लेखक की कृति है? तो रामविलास शर्मा, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ये इजी क्वेश्चन है, मुझबानी आप आंसर बता दोगे। देखो बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, इसलिए हम बोलते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से, क्योंकि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इनकी मृत्यु 54 वर्ष के उम्र में हुई थी। 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी दिए देता है कभी कभी, ठीक है। और इनको 27 साल के उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया था। ये सब याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है? देखो जी, कुमार गंधर्व क्या है? तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायक है। क्या है जी? शास्त्रीय गायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिताजी किसको मारा था? पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को, माँ को, संतू को, भगू को? तो आसान है, पिताजी ने दीदी को मारा, मतलब कि मारे थे, तभी दीदी रो रही थी ना, ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है, कोई बता सकता है? देखो जी, 23 का आंसर आप बता सकते हो। देखो पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है,
काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का उद्देश्य क्या, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? चरित्र निर्माण। गांधी जी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते हैं चरित्र निर्माण को, चरित्र निर्माण को गांधी जी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि ब्रह्म का निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है समुद्र स्वर्ग नहीं। देखो जो भी ब्रह्म का निवास होते हैं, जैसे ब्रह्म मतलब समझते हो, हमारे देवता लोगों का निवास किस में होता है? तो काम करो दिन व्यक्ति में ही होता है। ये नहीं कि आप दिन भर ऐसे ही घूम रहे हो और किसी न किसी तरह खाना मिल जाता है तो खा लेते हो और अपने को ऊंचा समझने की कोशिश करते हो तो आप में देवता लोग का वास होगा। नहीं, जो किसान मजदूर दिन रात एक करके आपको खाना देते हैं उन्हीं में देवताओं का भी निवास होता है, ठीक है, उन्हीं में देवताओं का भी निवास होता है। यहाँ पर ऑलरेडी कह दिया कि काम क्रोधीन व्यक्ति में, तो काम क्रोधीन व्यक्ति कौन करता है? जो दिन रात एक करके कुछ पाने की कोशिश करता है और एक्चुअल में उसी में ब्रह्म का निवास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, गुरु नानक, ठीक है। देखो गुरु के नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या होगा जी? हाँ जी, आंसर होगा गोस्वामी जी ने दिया था, आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन रसखान किस काल के कवि है? रसखान जी किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है, रसखान जी भक्ति काल के कवि है, ठीक है, भक्ति काल के कवि है, ठीक है, याद रखना। 27 का सी और 28 का डी नंबर। अब देखो जी अगला क्वेश्चन घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद जी तो ब्रज भाषा के है, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया, घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। अगला क्वेश्चन है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ये क्वेश्चन क्या पूछा है? विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, सही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आंसर होगा ना ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन यानी कि जो अंग्रेज नहीं थे, ब्रिटेन इंग्लैंड अंग्रेज, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से इनमें से कौन नाट्यकृति है? नाट्यकृति आपको चूज़ करना है कौन है। देखो तो आप लोग तो बुक तो पढ़े नहीं होंगे पूरा अच्छे तरीके से, इसलिए आपको नहीं याद है, भारत सौभाग्य, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है गीता प्रकाश ने किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाश ने किसके लिए प्रयुक्त है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर जी, भारत माता, याद रखना भारत माता। और ये 33 और 32 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर है। देखो हर कवि ने किसान मजदूर के बारे में ही चर्चा किया है, देख लो मिल रहा है ना सब में, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो 34 का देख लो जी, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का नगर के चौक पर, नगर के चौक पर हो जाएगा जी बी नंबर। अगला क्वेश्चन एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इन्हीं दिनों, देखो तो इन्हीं दिनों दिया है, देखो इन्हीं दिनों दिया होगा, कितना नंबर? 35 नंबर, देखो ऑप्शन नंबर ये होगा इन्हीं दिनों में दिया है ना, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद गफलत का प्रतीक है, ठीक है, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में अधोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में अधोष वर्ण कौन सा है? तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा च होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो जी सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए सत प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा सत प्लस आनंद, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर
कि गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। रेखांकन शब्द में शब्द का संज्ञा बताइए इसमें। अब यहाँ पर क्या गांधी जी, तो गांधी जी में कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक होना चाहिए। देखो व्यक्तिवाचक दिया, देखो जी व्यक्तिवाचक आपको दे दिया गया है ऑलरेडी बी नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें खास व्यक्ति का बोध हुआ है। गांधी जी हर कोई गांधी जी थोड़ी ना बन सकता है। जैसे राम हो गया, गांधी जी हो गए, राम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास नाम हो या फिर खास खास नाम हो सकता है, खास चीज़ हो सकता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका होगा बी नंबर। जितना भी प्रश्न बताया उसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर नहीं याद हो पाया तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए या फिर वीडियो को डाउनलोड ही कर लीजिए। ठीक है, सब लोग माँ सरस्वती का नाम कमेंट में बताइए, तो माँ सरस्वती का नाम कमेंट करके बताइए, तो लिखिए सब लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और माँ सरस्वती की कृपा है, आप लोग टेंशन मत लो, मैया पार लग जाएगा हिंदी में भी और संस्कृत में भी। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है।